So yes, students, welcome to the another lecture of your solution chapter. See what I am planning. I will remove all the lectures. What are the lectures I have uploaded for your solution chapter in advance already, because if you will get confused what all the lectures we should watch, so I will remove all the lectures and I will re-upload the lectures. Okay, that is now what I am planning to do. Okay, what I'm planning to do. So if there will be no problem, then you can reply after when I'll post this lecture. You can reply in the chat box. Okay, so yes, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे आपके फैक्टर्स के बारे में, राइट? हम पढ़ रहे थे आपकी सॉल्युबिलिटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो हमने पहली चीज़ पढ़ ली कि आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है. दूसरी चीज़ भी हमने पढ़ ली थी कि आपके टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है. अब तीसरी चीज़ जो है, जो पॉइंट है जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज दी प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है. ठीक है, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको पूछूं इन जनरल, आप बताओ प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर सकता है, तो आप बोलोगे प्रेशर पे इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड तो इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सॉलिड पे प्रेशर लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास पैक्ड होते हैं. तो आप उस पर प्रेशर भी लगा लोगे तो इतना कुछ फर्क आएगा नहीं. वैसे लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े बहुत दूर होते हैं, पर इतने ज़्यादा भी दूर नहीं होते हैं. ठीक है, तो उस पर भी इतना कुछ इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का. तो मतलब सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, बट यस, गैसेस में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं. गैसेस में इफेक्ट हो सकता है प्रेशर का अप्लाई करने का. तो अब हम जब सॉल्युबिलिटी के फैक्टर के पढ़ रहे हैं, तो हमको ये बात पता चल गई, हमारे कॉमन सेंस से हमको ये बात पता चल गई कि जो प्रेशर का इफेक्ट है हमारा, वो आपका सॉलिड और लिक्विड के केस में आपका इतना ज़्यादा नहीं होगा. तो वही मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि प्रेशर डज नॉट हैव दैट मच ऑफ इफेक्ट. प्रेशर का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज जो आपके सॉलिड और लिक्विड का जो स्ट्रक्चर है, वो उसको हम इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत कंप्रेस्ड ही स्ट्रक्चर्स है, उनको और कंप्रेस नहीं कर सकते. बट गैसेस में चांसेस होते हैं कंप्रेशन के. अब जब मैंने बोल दिया गैसेस में चांसेस होती है कंप्रेशन के, इसी के साथ हमारा लॉ आ जाता है, हेनरीज लॉ. तो इस पॉइंट को समझने के लिए आपको 3 पॉइंट समझ में आ गए. अब आपको इस प्रेशर वाले पॉइंट को समझने के लिए आपको हेनरीज लॉ जानना पड़ेगा. सो हेनरीज लॉ बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था. ठीक है, हेनरी नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था, और उनके हिसाब से, हेनरी लॉ के हिसाब से होता क्या था उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं. ठीक है, तो हेनरी ने जो ये लॉ दिया था, इसका मतलब ये था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो मतलब हाँ, इन्होंने जो ये बेसिकली आपको, क्योंकि मैंने बताया जबकि प्रेशर वाली चीज़ है वो आपकी सॉलिड और लिक्विड पे तो काम कर नहीं रही है, गैसेस पे काम कर रही है. गैसेस के लिए इन्होंने, हेनरी ने अपना लॉ बनाया. तो हेनरी के लॉ के हिसाब से क्या हुआ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड सरफेस. ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड सरफेस. सो बेसिकली उन्होंने क्या कहा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब एक गैस एक लिक्विड में कितनी सॉल्युबल है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर कितना है उस गैस का लिक्विड की सरफेस पे. अभी आपको बात समझ में नहीं आई होगी. ठीक है, मैंने आपको ऐसे समझाया इसलिए आपको बात समझ में नहीं आई होगी अच्छे से, पर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. एक देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक आपका सॉल्यूशन है, दे रखा है. ठीक है, अब इस सॉल्यूशन के सरफेस पे आपके यहाँ पे कुछ गैस होंगी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है. ठीक है, ये सब गैसेस है. अब क्या है, हेनरीज लॉ बोलता है ये गैसेस इस वाटर में, सॉल्यूशन में जो इनकी सॉल्युबिलिटी है, किस अमाउंट से सॉल्युबल होंगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इन जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर कितना है, पार्शियल प्रेशर एबव द सरफेस कितना है. मतलब ये गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जब इस पानी में घुल जाएंगी तो इनकी सॉल्युबिलिटी, हाइड्रोजन, इनकी सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, इनकी सॉल्युबिलिटी, जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है, डिपेंड करेगी कितना पार्शियल प्रेशर है गैस का एबव द सरफेस. एबव द सरफेस गैसेस का कितना पार्शियल प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगी, वो उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो यही हेनरी का लॉ है. ठीक है, तो उसने क्या कहा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब गैस कितना सॉल्युबल है लिक्विड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, और वो भी उसी गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस. एक कोई गैस
कितनी सॉल्युबल है वो डिपेंड करता है उस गैस का पार्शियल प्रेशर लिक्विड के अबव सरफेस पे कितना है। सो इन जनरल हम बोल सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब एक लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल ड्रॉ करके समझाया वही मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है ताकि आप भूले ना, समझ में आए आपको बाद में, ठीक है। तो ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपका बीकर है, ठीक है, ये बीकर है, इसमें आपने सॉल्यूशन ले लिया। अब ये आपका सरफेस है, ठीक है, ये आपने सॉल्यूशन ले लिया और ऊपर आपका सरफेस है। अब ये बेसिकली ये जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ये इसके अंदर कितनी डिसॉल्व होंगी वो डिपेंड क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा इसके पार्शियल प्रेशर पे। किसके पार्शियल प्रेशर पे? सॉल्युबिलिटी कितनी है इस गैसेस की इस सॉल्यूशन के अंदर डिपेंड करेगा कितना पार्शियल प्रेशर है एबव द सरफेस, मतलब एबव, दिस इज द लिक्विड का लेवल, राइट। इसके एबव पे कितना प्रेशर है उस पर डिपेंड करेगा। और मोर प्रेशर होगा, अब देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन का मतलब क्या हो गया, जितना ज्यादा प्रेशर होगा एबव द सरफेस उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की सॉल्यूशन में, और जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की उन सॉल्यूशन में उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। तो वही बोल सकते हैं मोर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एबव द सरफेस, more the partial pressure of the gas above the surface of the liquid, more is the solubility of gas in the liquid, of that gas in the liquid or in this solution, ठीक है। तो आपको चीजें अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब क्या है, जो ये सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, जो हेनरी ने क्या किया, जो सॉल्युबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट किया, इसको रिप्रेजेंट किया, बोला कि ये सॉल्युबिलिटी जो गैस की हम बता रहे हैं, इतनी बार जिक्र कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी, क्यों ना हम इस सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन बुलाएं, ठीक है। हम इसको मोल फ्रैक्शन भी तो बुला सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना एक्स, एक्स स्टैंड्स फॉर आपका क्या, मोल फ्रैक्शन। हम लिखते हैं ना एक्स ए कंपोनेंट, जब मान लो आपके एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए प्लस बी कंपोनेंट है, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, आप लिख रहे हो कंपोनेंट ऑफ ए निकाल रहे हो, तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स ए इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, राइट, ऐसे से निकालते हो। तो उन्होंने क्या कहा, उसने कहा कि सॉल्युबिलिटी को क्यों ना हम रिप्रेजेंट करें एक्स से, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से रिप्रेजेंट करें। अब कैसे सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी उसके लिए हमको समझना पड़ेगा। अब देखो सॉल्युबिलिटी बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन व्हाट, इन सॉल्यूशन, राइट। वही तो सॉल्युबिलिटी थी, हमने वही पढ़ा था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अगर हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिसॉल्व इन, राइट, सॉल्यूट यहाँ पर क्या आपका गैसेस है लिक्विड में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस दैट इज डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन, दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स। उसको हम ये भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, अब मैंने यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। तो वैसे ही सॉल्युबिलिटी को हम मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली सॉल्युबिलिटी आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज डिसॉल्व इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो वैसे ही हम जो गैसेस के मॉलिक्यूल है जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, उसको हम मोल्स बोल सकते हैं। और हम जब हम मोल्स में बोल रहे हैं तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपका मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले से आपका मोल्स भी निकल सकता है। तो हम बोल सकते हैं मोर द नंबर ऑफ मोल्स उतने ही ज्यादा आपके मोल फ्रैक्शन भी, मोर इज द मोल फ्रैक्शन भी होगा आपका, ठीक है। मोर इज द नंबर ऑफ मोल्स, मोर इज द मोल फ्रैक्शन। तो ये आपका बेसिकली हो गया। तो सॉल्युबिलिटी विल बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स, मतलब ये आपका एक्स गैस, और मोर इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे उतनी ही ज्यादा मोल फ्रैक्शन भी होंगे, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्टली रिलेशनशिप होती है, ठीक है। नाउ ये तो हमने पढ़ लिया हेनरी लॉ स्ट्रीट क्या होता है। एक्चुअली पता है जब हमने हेनरी लॉ ने आपके बुकिश जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो डेफिनेशन आएगी, आप इस तरह से डेफिनेशन लिखोगे, ये लिखोगे, ये एकदम सही है, आपको पूरा फुल मार्क्स दे देगा। बट एक्चुअली में हेनरी ने क्या कहा था, उसने थोड़ा ऑपोजिट उल्टा कहा था। मतलब एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो उसने इक्वेशन जो दी थी, उसने फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, राइट। सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर है और सॉल्युबिलिटी को हम लोग एक्स मान रहे हैं, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन मान रहे हैं, और मोल फ्रैक्शन प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। पर यहाँ पे थोड़ा उल्टे तरीके से बात की है। उसने क्या इक्वेशन दी, उसने दी है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या बोला उसने, partial pressure of gas is directly proportional to mole fraction of gas in liquid, मतलब partial pressure of gas above the surface of the liquid is directly proportional to the mole fraction of the liquid। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक जो गैस है वो सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है कितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर है उसके अबव सरफेस पे, राइट। सॉल्युबिलिटी इस पे डिपेंड कर सकती है। या फिर आप ये बोल लो
पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है कि सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, मोर पार्शियल प्रेशर होगा मोर सॉल्युबिलिटी होगी। तो यही रिलेशन है, थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न है, आप जो भी लिखोगे एकदम आपको कंफर्म और क्लियर ही है। तो आपको पता चल गया हेनरी लॉ, बेसिकली partial pressure of the gas above the surface, more is the partial pressure of gas above the surface, more is the what आपकी solubility और ये कैसे मोल फ्रैक्शन, राइट। अब ये कंक्लूजन हम यहाँ पे लिखा है वो आपको बता देते हैं। इसका मतलब ये हुआ मोर इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होगा इन लिक्विड मोर इज द पार्शियल प्रेशर। देखो अभी जो ये टर्म था उससे हम ये पता चल रहे थे सॉलिबिलिटी ऑफ जो गैस है वो लिक्विड में किस पर डिपेंड करिए, पार्शियल प्रेशर कितना है अपर सरफेस पे। अब जो चीज हम बोल रहे हैं इस स्टेटमेंट में, अब जो चीज हम बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं मोर इज द मोल फ्रैक्शन, मतलब जितना ज्यादा मोल्स प्रेजेंट है किसके, गैसेस के सॉल्यूशन में, उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल प्रेशर होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और पहले वाले जो इक्वेशन पढ़ा था उसमें सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, तो दोनों ही करेक्ट है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोर इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड, मोर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द सरफेस, ठीक है। अब आपको पता है हमारे पास जो इक्वेशन थी हेनरीज लॉ की, दैट इज पी गैस प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हटा दिया जाएगा एक कांस्टेंट से, दैट इज कॉल्ड एज के एच, ठीक है। अब हम सेम वही लिखेंगे, पी मतलब प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट गया के एच एक्स गैस मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब ये के एच आपका हेनरी लॉ है, हेनरी साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन दी थी, तो जो कांस्टेंट यूज हुआ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए वो कांस्टेंट उनका नाम ही है, दैट इज कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट। क्या बोला गया उसको बोला गया हेनरीज कांस्टेंट बोला गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा हेनरीज कांस्टेंट। सो इस इक्वेशन में जो भी नॉन टर्म्स है मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के एच जो है आपका, ये आपका है हेनरीज कांस्टेंट। क्या है आपका, ये आपका हेनरीज कांस्टेंट है। अब जो एक्स है, एक्स जो आपका क्या है, ये बेसिकली आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है। पी क्या है, पी आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन लिक्विड है। तो आपको ये चीज इक्वेशन अच्छे समझ में आ गई होगी और हेनरी लॉ के बारे में भी कुछ कुछ आइडिया आपको मिल गया होगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे यूनिट, ठीक है। यूनिट ऑफ के के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट ऑफ के, ठीक है। यूनिट के का यूनिट क्या है, ठीक है। सो यूनिट ऑफ के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले सबसे पहले आपको पता है प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच मल्टीप्लाई आपका मोल फ्रैक्शन। अब मैंने आपको ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला दिया था, दैट इज दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल जितने भी मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, टोटल। अब बताओ दोनों मोल है, दोनों मोल, तो ये दोनों मोल इनके यूनिट भी सेम होंगे, और अगर सेम यूनिट होंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट्स, इसके पास कोई यूनिट नहीं होगा। आप 11th पे पढ़ा होगा, कोई यूनिट नहीं होता मोल फ्रैक्शन का। जब अपने 11th का चैप्टर 1 पढ़ रहे होगे तब पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन ऐसा टर्म है जिसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है। सो अब आपके पास इक्वेशन है के एच एक्स, आपको पता है इसका कोई यूनिट नहीं है। इसका जब कोई यूनिट ही नहीं है तो प्रेशर का जो यूनिट है वही के एच का भी तो यूनिट होना चाहिए, राइट, क्योंकि ये पी इज इक्वल्स टू के एच। जब इसका कोई यूनिट ही नहीं है, हम यूनिट निकाल रहे हैं, इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट इज इक्वल्स टू इसका यूनिट। सो के एच का जो यूनिट होगा सेम एज द यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट होता है और प्रेशर का जो यूनिट होता है वही सेम होगा। सो के एच का यूनिट बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर, बार, ठीक है, पास्कल, mmHg, जो भी है आप यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सॉलिबिलिटी की बात कर ली हमने, हेनरीज कांस्टेंट ये के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया कि हेनरीज कांस्टेंट का आपका यूनिट क्या होता है, ठीक है। अब हम बताएंगे कि ये जो हेनरी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकाली जाती है हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली हेनरी जो कांस्टेंट की वैल्यू हम बताते हैं, हम स्लोप से निकालते हैं, ग्राफ के स्लोप से। अब वो ग्राफ कैसे बनता है, वो ग्राफ के बारे में हम अभी उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे हेनरी कांस्टेंट जो के एच है उसकी वैल्यू आप निकालते कैसे हो, ठीक है। तो उसकी वैल्यू निकलती है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इससे सवाल भी कभी कभी आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी, और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं, किसके अगेंस्ट, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट हम ग्राफ बनाते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और हम एक्स एक्सिस में क्या लेंगे, हम लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर का ग्राफ बनाते हैं। और आपको एज इट पता ही है ये दोनों आपस में इक्वल रिलेशनशिप है, दैट इज, देखो ये आपका इक्वल रिलेशनशिप है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है दोनों का, राइट। इस के एच क्या है आपका, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कोई तो हमने हटाया था, राइट।
तो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब जब आपका प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा आपका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, राइट। प्रेशर आपका बढ़ रहा है, मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। जो हमने थर्ड पॉइंट की बात की थी यहाँ पर, जो हमने थर्ड पॉइंट की बात की है सॉल्युबिलिटी का फैक्टर, तो हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बात की। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब प्रेशर बढ़ेगा आपकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। वही तो हम तब से पढ़ रहे हैं, तो ये मत भूल जाना कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो वही प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, और ये ग्राफ आपका एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, राइट। अब ये स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आपका थीटा मिल जाएगा। जब थीटा मिल जाएगा तो आप इसमें से स्लोप निकाल सकते हो, राइट। स्लोप कैसे निकलेगा, और स्लोप आपको पता है, स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा। ये टेन थीटा होगा। आपको तो टेन थीटा क्या होता है, वाई एक्सिस डिवाइड बाई एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या है आपका, ठीक है, वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस भी लिख सकते हो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या है आपका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। एक्स एक्सिस में क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और यही चीज अब आप देखो, ये जो क्या है P बाई एक्स, इस इक्वेशन को अच्छे से देखो, ये क्या है आपका KH। अरे भाई देखो, फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है जो आपका प्रेशर गैस का है, वो प्रोपोर्शनल किसके साथ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। आपने प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, आपने क्या लिया KH, हेनरीज कांस्टेंट, एक्स मोल गैस लिया आपने, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या कर रहे हो आप, अब ये आपका जो यहां से ग्राफ में आया स्लोप आया, स्लोप क्या लिखा, स्लोप आया मिला आपको, स्लोप इज इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, राइट। अब बताओ इस इक्वेशन में अगर हम KH निकालना चाहें तो KH इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज रहेगा, ये x ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो प्रेशर बाई x गैस आ जाएगा, राइट, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब यही सेम चीज है, प्रेशर बाई x, ये क्या आ देगा आपको, ये KH। तो स्लोप जो आपका बेसिकली जब आप पुट करोगे, एक ग्राफ डालोगे, पार्शियल प्रेशर अगेंस्ट किसका, मोल फ्रैक्शन का, ऑफ लिक्विड इन गैस, सॉरी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो जो आपका स्लोप मिलेगा वो स्लोप ही आपको क्या वैल्यू देगा, KH की वैल्यू देगा, ठीक है, KH की वैल्यू देगा स्लोप आपको। सो फ्रॉम द स्लोप, अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया, फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ, किसका ग्राफ, ग्राफ अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, उसके बेसिस पे आपका हेनरी लॉ इज कैलकुलेटेड। आपका हेनरी का लॉ जो है वो आपका कैलकुलेट करा जा सकता है। तो आपको आई थिंक ये चीज भी समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। नाउ इतनी चीजें हमने पढ़ ली, आपके इस चैप्टर में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी डिस्कशन हो गया है। नाउ कम्स दी हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी देखिए हमने आपके इसमें बहुत कुछ पढ़ लिया, हम बेसिकली फैक्टर्स से पढ़ रहे थे, फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड। फर्स्ट फैक्टर हो गया नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड टेम्परेचर पे बात कर ली, प्रेशर पे बात कर ली। प्रेशर, अब आपको एक चीज पता चल गई, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करता है गैस के केस में, प्रेशर इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। और इसी की वजह से हमारा हेनरीज लॉ के बारे में हमने पढ़ा, हमने ये सब पढ़ लिया। हेनरी लॉ जब पढ़ा तो हमको हेनरी कांस्टेंट मिला, दैट इज व्हाट, हमारा हेनरी कांस्टेंट क्या है, KH। हमने इस KH के बारे में, हमने इसका यूनिट के बारे में डिस्कस किया, इसकी वैल्यू के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत बार पूछ चुका है, रैदर आप बोलो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रैदर आप बोलो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोलो, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में बोलो, दोनों ही चीजों में ये भरपूर तरीके से आया गया है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से देखना है। अब देखो चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी, बहुत इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है, राइट। Now first thing we are going to understand that is the Henry law constant। अब हेनरी जो लॉ है कांस्टेंट का, उसमें सबसे पहली चीज जो है, ये जो हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब आपका किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं KH की बात कर रहे हैं। वो जो KH है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस। ऑब्वियसली नेचर ऑफ गैस पे तो डिपेंड करेगा ही ना, नेचर ऑफ गैस पे कैसे डिपेंड नहीं करेगा, कौन सी गैस यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, राइट। अलग अलग गैसेस का अलग अलग हेनरी कांस्टेंट होता है, KH वैल्यू होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये नेचर, गैस का क्या नेचर है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज वो गैस किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, कौन सा सॉल्वेंट और गैस मिला के सॉल्यूशन बन रहा है, मतलब कौन सा लिक्विड यूज हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो सबसे पहली चीज जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ गैस। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट यूज करे उस पर भी डिपेंड करेगा। अब दूसरी चीज एक और कि थर्ड चीज ये है, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी,
जो KH हेनरी कांस्टेंट की, अगर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, हमने पता है आपको कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं स्लोप से, तो एक चीज याद रखो, जितनी ज्यादा है, अगर कोई गैस दे रखी है उसकी आपकी KH वैल्यू मतलब हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसका मतलब ये समझना कि उसकी जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, हम KH की बात कर रहे हैं, KH आपका इन्वर्सली रिलेशनशिप में, याद रखो आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन है P इज इक्वल्स टू KHX, क्या है, P प्रेशर इज इक्वल्स टू KHX। अब हम KH बोलें तो KH, राइट, KH इज इक्वल्स टू P बाई X, और अगर हम X की बात करें, मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड इज इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइड बाई हेनरीज कांस्टेंट, राइट। ये इक्वेशन को आप अच्छे से याद रखो। अब आप देखो, जितनी ज्यादा आप इसकी वैल्यू बढ़ा दोगे, हायर द वैल्यू ऑफ KH मीन्स ये उसका उल्टा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप में, राइट। तो क्या होगा, हायर द वैल्यू ऑफ KH मतलब आप उसकी सॉल्युबिलिटी, सॉरी उसकी जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड वो भी डिक्रीज कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। और जब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तो आपको पता है क्या होगा, आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि हमने मोल फ्रैक्शन को तो सॉल्युबिलिटी मान रखा है, राइट, मोल फ्रैक्शन को तो हमने सॉल्युबिलिटी कंसिडर किया है। तो यही हायर वैल्यू ऑफ KH जब होगी तो आपकी जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये रिलेशन है हमारे पास, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, डिक्रीज करेगा। और जब मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो आपकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज करेगी। तो आई थिंक आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ कम्स दी दिस फ्लो चार्ट, जो आपका ये फ्लो चार्ट दे रखा है, ठीक है। अब क्या है ये देखो, प्रेशर इज इक्वल्स टू KHX, ठीक है, हमने ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दी। अब मान लो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और इसमें जो मैं वैल्यूज ले रही हूँ वो एक आर्बिट्ररी वैल्यू ले रही हूँ, अप्रॉक्सीमेट सिमिलर वैल्यूज ले रही हूँ, ठीक है। अब मान लो हमने KH की वैल्यू ली डिफरेंट गैस के लिए, ठीक है, KH की वैल्यू जो डिफरेंट गैसेस की है, उसका जो सॉल्वेंट रखा है वो वाटर रखा है, कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री टेम्परेचर पे, ना ही ज्यादा ठंडा है ना ही ज्यादा बहुत हॉट है, ठीक है, 20 डिग्री टेम्परेचर पे रखा है। अब देखो KH की वैल्यू, यहाँ पे हमने गैसेस ले ली, यहाँ पे हमने वाटर ले लिया। अब मान लो KH की वैल्यू फॉर हीलियम के लिए अप्रॉक्सीमेटली 140 आती है, फॉर हाइड्रोजन के लिए अप्रॉक्सीमेटली 75 आती है, एंड ऑक्सीजन के लिए 30 आती है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए क्या आती है, 30 आती है। अब मैंने आपको क्या बताया, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी ही कम आपका मोल फ्रैक्शन होगा, और जब मोल फ्रैक्शन कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो जब ये जो मिलके सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में, जो ये आपका KH और वाटर और ये मिलके क्या बना रहे हैं, सॉरी KH की वैल्यू, गैस और वाटर मिलके जो सॉल्यूशन बनाएंगे, इसमें जो हीलियम है ये वाटर में एकदम इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि देखो 140 बहुत हाई वैल्यू है, राइट, KH की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, मतलब सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, राइट। हाइड्रोजन की 75 है, मतलब समवॉट डिसॉल्व हो जाएगा हाइड्रोजन वाटर में, ठीक है, सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, इतनी ज्यादा हाई नहीं है। अब ऑक्सीजन की देखो बहुत ही कम है 30, तो ऑक्सीजन इसलिए हाईली सॉल्युबल होता है, क्या होता है, हाईली सॉल्युबल वाटर में होता है, ठीक है, उसकी क्योंकि KH वैल्यू डिक्रीज करती है, KH वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन उतना ही कम होगा, और मोल फ्रैक्शन ही आपकी सॉल्युबिलिटी। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम्स दी नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज दी फोर्थ वन, दैट इज हायर द टेम्परेचर। अब हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हम हेनरी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हायर द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा, हेनरी जो कांस्टेंट है वो भी ज्यादा होगा। अगेन हेनरी कांस्टेंट जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपकी जो मोल फ्रैक्शन है, जो आपका मोल फ्रैक्शन गैस का है वो डिक्रीज हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। और जब वो डिक्रीज होगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी डिक्रीज हो जाएगी। आप एक बात बताओ, मछलियां जो होती हैं और जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं, पानी का टेम्परेचर क्या होता है, नॉर्मल होता है, हॉट तो होता नहीं है। अब बताओ, आप मछली को लेके हॉट पानी में डाल दो, क्या हो जाएगा, मर जाएगी, राइट। क्यों मर जाएगी, क्योंकि हॉट वाटर में दे आर नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन लिक्विड वो डिक्रीज कर जाता है हॉट वाटर में, ठीक है, क्या हो जाता है, हॉट वाटर में डिक्रीज कर जाता है। अब उनकी जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की वो भी डिक्रीज कर जाती है। अब आपको पता है जो एक्वेटिक एनिमल है वो लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, वो पानी से ऑक्सीजन लेते हैं। अब जब पानी से ऑक्सीजन लेते हैं और जिंदा रहते हैं, तो आप जब पानी का टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो मतलब जब पानी का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब जितना ऑक्सीजन पानी में सॉल्युबल होना चाहिए उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, उसका मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा ऑक्सीजन का। और जब ऑक्सीजन का ही अमाउंट कम हो जाएगा तो क्या वो लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। दैट्स वाई एक्वेटिक एनिमल आर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर
because the solubility of oxygen gas in cold water is more than in hot water. So in this way it depends on what, किस पे डिपेंड करती है, ये आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे. तो मैंने आपको हेनरीज कांस्टेंट लॉ कांस्टेंट के 4-5 पॉइंट बता दिए. सबसे पहला पॉइंट तो आपका ये था कि वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस, गैस का क्या नेचर है, कितना ज्यादा उसका हेनरी कांस्टेंट है. ठीक है. दूसरा चीज पे डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का क्या नेचर है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है. तीसरा आपका हेनरी लॉ ज्यादा होता है. ठीक है. हेनरी लॉ जो कांस्टेंट है, हाइयर अगर केएच की वैल्यू होती है तो हम क्या उससे अनुमान लगाते हैं, उससे हम ये अनुमान लगाते हैं हाइयर अगर वैल्यू है आपकी हेनरीज लॉ की, सॉरी हेनरीज कांस्टेंट की, तो आपकी मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा. क्या हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड विल डिक्रीज. हैंस मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड विल आल्सो डिक्रीज. तो हमारे पास ये रिलेशन भी था जिससे हमने एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया इक्वेशन को. ठीक है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन. फोर्थ वन जो था टेम्परेचर. अब मैंने बताया जिससे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, विद हाइयर द टेम्परेचर आपकी केएच वैल्यू बिकम हाइयर, और हाइयर केएच वैल्यू बन जाएगी तो क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड विल आल्सो डिक्रीज. और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज करेगा तो आपकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस भी डिक्रीज कर जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड भी डिक्रीज हो जाएगी. दैट्स वाई जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जितने मछलियाँ होती हैं आपकी, ठीक है, और भी जब क्रैब वगैरह होते हैं, वो सब क्या होते हैं आपके पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलता है. और जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो सॉल्युबिलिटी है ऑक्सीजन की वाटर में वो डिक्रीज होने लगेगी. तो ये आपके कॉन्स्टेंट थे हेनरीज लॉ के. ठीक है. सो अब इसके बाद जो हमारा है, हम एक क्वेश्चन से डील करेंगे. सो आज का लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल, एंड देन विल गो टू एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ. थैंक यू स्टूडेंट्स.